नमस्कार आप सभी को। तो नमस्कार। सो बेसिकली today we will discuss about the philosophical part of yoga. Normally हम लोग ये सुनते हैं कि traditions we talk about different schools. So today we will just go with the philosophy part of the yoga कि क्या चीज़ है and how you can practice yoga. So first we will discuss about the schools of yoga. देखिए schools of yoga मतलब कि these are the basic foundations on which the whole yogic philosophy is based on. So schools of yoga में we have basic mainly two schools. One is Bhavana Yoga and another one is Prana Sanyam Yoga. So Bhavana Yoga जहाँ पर भावना प्रधान है, where feelings, emotions are given more importance than the physical and other spiritual practices. Now, Bhavana Yoga, this is the path of yoga, which is mainly based on the emotions and the feelings of the aspirant. So, an unbroken emotion or bondage with the Supreme is one of the main factors जहाँ पर आप भावना योग को कर सकते हैं, and this is considered as one of the most powerful path of self realization. Most powerful, सबसे powerful path जो है भावना योग को ही माना गया. प्राणायाम योग डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही जरूरी है, लेकिन भावना योग को ज्यादा प्राधान्यता दी गई है. नाउ प्राणायाम योग इस बेसिकली प्राण का संयम होना यहाँ पर जरूरी है. आप अपने प्राण को संयमित करते हैं अलग अलग प्रैक्टिसेस से, तो इस पर्टिकुलर पाथ में प्राण संयम योग के बारे में बताया गया. एंड प्राण संयम योग में यू कैन do the practices or you are permitted to do the practices where you normally try to control the breath or your prana. तो अब हम आगे चलेंगे कि पूरे योग मार्ग को हम, चाहे वो प्राण संयम योग हो, चाहे वो भावना प्रधान योग हो, कुछ भी हो, एनीथिंग, इन दोनों को यू कैन डिवाइड इनटू टू पार्ट्स बेसिकली. एक एक्सटर्नल प्रैक्टिस और एक इंटरनल प्रैक्टिस, यानी कि बहिरंग योग और अंतरंग योग. बहिरंग योग वो जो एक्सटर्नल प्रैक्टिसेस हैं, जैसे आसन हुए, प्राणायाम हुआ. इंटरनल प्रैक्टिस क्या हुआ, आंतरिक योग, अंतरंग योग क्या होगा, धारणा, ध्यान, समाधि, जो आप अपने अंतर यात्रा में जिस साधना को यूज करते हैं, जिस साधन को यूज करते हैं, उसको हम अंतरंग योग कहते हैं. बेसिकली आपको ये समझना है कि योग करने का मेन एम क्या है. क्या योग का करने का मेन एम केवल बॉडी को फिट बनाना है, या मन को बिल्कुल शांत रखना है, या स्थिर रखना है, या फिर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है, या फिर अपने आप को समझना है, आत्म साक्षात्कार है. ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, तो हम अगले वीडियो में देखेंगे. आज के वीडियो में हम केवल योग का एक फिलोसॉफिकल पार्ट हम देखने की कोशिश करेंगे. और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद इसको शेयर जरूर कीजिए, अपने दोस्तों को बोलिए, अपने लोगों को बोलिए कि इसको सब्सक्राइब जरूर करें. अब देखिए, हम सभी को पता है कि योग की परिभाषा क्या है. योग की परिभाषा है योगश्च चित्त वृत्ति निरोध. चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है. पूरा का पूरा साइंस जो है योगिक प्रैक्टिस का, वो इसी पे बेस्ड है कि चित्त और उसकी वृत्तियों का निरोध जो है वो योग है. उससे ज्यादा कुछ और बात ही नहीं होती. चित्त की वृत्तियां और उनका निरोध, या फिर
चित्त की ऐसी अवस्थाएं जहां पर आप उस निरोधावस्था में पहुंच जाएं, है ना। आपको उस अवस्था में पहुंचना है ताकि आप अपने चित्त की वृत्तियों को पूरी तरह से निरोध कर सकें और अपने चित्त को एकाग्र कर सकें या पूरी तरह से निरोधावस्था में पहुंचा सकें। तो योग का मुख्य जो काम है, या आप ये कह सकते हैं योग का जो मुख्य एम है, वो यही है कि आपको ऐसे मार्ग की तरफ लेके जाए जो आपके चित्त की वृत्तियों का निरोध कर सके, चित्त को एकाग्र कर सके। क्योंकि अगर आप उत्तम साधक बनना चाहते हैं, इफ यू वांट टू बी कॉल्ड एज ए उत्तम साधका, यू हैव टू फॉलो प्योर फॉर्म ऑफ योगा डेफिनेटली, एंड यू हैव टू रीच टुवर्ड्स द निरोधावस्था। इवन एकाग्रावस्था ऑल्सो इफ यू रीच, इट इज सफिशिएंट फॉर यू। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि आप चित्त की वृत्तियों का निरोध करें। तो महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं? योगश्च चित्त वृत्ति निरोधः। तो चित्त की वृत्तियों का निरोध होना बहुत जरूरी है भाई। अब उन्होंने आगे क्या कहा? जो आप अभ्यास कर रहे हैं साधना का, साधना की जो भी अभ्यास हो रही है आपसे, सो कैसा होना चाहिए? उन्होंने कहा सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। तो उन्होंने क्या बोला? दृढ़ भूमि। दृढ़ भूमि मतलब आपको फर्मली ग्राउंडेड होना पड़ेगा अपनी प्रैक्टिसेस में, एंड द अभ्यास हैज टू बी विथ लॉट ऑफ डिवोशन, सत्कार के साथ, with lot of devotion, dedication and desire, you have to practice. He says abhyas becomes firmly grounded on being continued for a long time without interruption and with reverent devotion. तो सत्कार के साथ, विथ रेवरेंस डिवोशन के साथ इस साधना को करना है। और दृढ़ भूमि होना बहुत जरूरी है। अनइंटरप्टेड साधना होनी जरूरी है, बीच में कोई ब्रेक ना हो, किसी भी कारण से ब्रेक ना हो। कोई भी यहाँ पर ये नहीं कहा गया कि अगर ब्रेक हो गया तो आगे कल से कर लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। योग में देर इज नो कॉम्प्रोमाइज, देर आर नो ग्रे मैटर, देर इज ओनली ब्लैक एंड व्हाइट, एंड देर इज ओनली वन पाथ। आप बीच का रास्ता इसमें नहीं है योग मार्ग में कहीं पर भी। सो इफ योर प्रैक्टिस इज फर्मली, इट इज फर्मली ग्राउंडेड, दृढ़ भूमि है, पूरे डिवोशन के साथ, अनइंटरप्टेड है, for a longer time, very long time. Now what is the long meaning of long time? So if a person says, अगर आपको कहता है कोई कि मैंने साधना की है 5 साल 10 साल, तो 5 साल 10 साल उसके लिए है, आपके लिए डेफिनेटली वो 5 साल 10 साल ज्यादा होगा, बट उसकी अपनी प्रैक्टिस के लिए 5 साल या 10 साल बहुत ही छोटा एक पार्ट कहलाया जा सकता है। क्योंकि दृढ़ भूमि और दीर्घ काल का अर्थ होता है दीर्घ काल। आदमी की पूरी लाइफ, पूरी जिंदगी इस योग साधना में पूरी तरह से जा सकती है, लग सकती है, और उसके बाद भी उसके संस्कार अगर पूरी तरह से क्षीण नहीं होते हैं तो वो हो सकता है कि उसको कुछ भी ना मिले। इसलिए सत्कार के साथ, दृढ़ भूमि के साथ आपको साधना में उतरना बहुत जरूरी है। तो तभी जाकर इन चित्त वृत्तियों से आपको निरोध मिल सकता है या इनको आप रोक सकते हैं। अब जब आप बहुत लंबे समय तक अपने साधना करते हैं, अपने योग मार्ग को परिपक्व करते हैं बहुत समय तक, इरेस्पेक्टिव ऑफ डिफिकल्टीज, जैसे आप आज कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो क्या करेंगे, आपको खोजना है कि क्या करें, कैसे करें, आप क्या प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। अगर आप कहीं बाहर हैं, वहां आप साधना नहीं कर सकते, ये सारे ऑब्स्टिकल्स हैं, लेकिन योग जिसको करना है उसको करना है। जब मैं साधना करता था, मुझे आज भी याद है, मेरे स्कूल फ्रेंड्स जो हैं वो जानते हैं कि सुबह भी 2.5 घंटा, शाम को भी 2.5 घंटा मैं साधना करता था, आज भी करता हूँ। उस समय ये जरूरी नहीं था कि मुझे खेलने जाना है, मुझे पढ़ाई करनी है या करनी है, मेरे लिए साधना बहुत जरूरी थी और आज भी बहुत जरूरी है। तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, whatever sadhana you are doing, you have to continue it without any reasons. Now क्या होता है जब आप साधना करते हैं? तो क्या कहा उन्होंने? तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। Then the seer is established, the practitioner is established in his own essential and fundamental nature. अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है,
जब आप बहुत समय तक साधना करते हैं तो आत्मस्वरूप जो है उसमें आप पूरी तरह से अवस्थित हो जाते हैं। यू कैन टोटली गेट इमर्स्ड इन योर ओन सेल्फ। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है, आप ये देखेंगे कि इन अदर स्टेट्स जब आप अपने आत्मस्वरूप में स्थित नहीं होते हैं तो वहां क्या होता है, देयर इज एसिमुलेशन ऑफ द सेयर विद द मॉडिफिकेशंस ऑफ द माइंड। मतलब कि मन के जो वृत्तियां हैं, मन की जो वृत्तियां उसके साथ अपने आप को जोड़ लेता है। जब आप मन की वृत्तियों के बारे में बात करेंगे तो मन की वृत्तियों के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई कर लेने का मतलब है कि आप बिल्कुल उस अवस्था में चले गए, तब आप अपनी अवस्था में नहीं हैं। सो व्हेन द चित्त वृत्तिस आर नॉट इन द स्टेट ऑफ निरोधावस्था, यानी कि जब चित्त की वृत्तियां निरोध की अवस्था में नहीं है और दृष्टा भाव इज नॉट स्टैब्लिश, यानी कि दृष्टा भाव स्टैब्लिश नहीं है, उस भाव को आप पूरी तरह से अपना नहीं चुके हैं, तो स्वरूप अवस्थित या स्वरूपावस्थित या अपने स्वरूप में अवस्थित होना इम्पॉसिबल है। जब तक आप दृष्टा भाव को स्थापित नहीं करते, जब तक आप निरोधावस्था को नहीं पहुंचते या वृत्तियों को निरोध पूरी तरह से नहीं करते और अपने स्वरूप में अवस्थित नहीं होते, तब तक आप इन वृत्तियों से दूर नहीं जा सकते। और जब आप इनसे दूर नहीं जा पाएंगे, इनसे इन्हीं में लिप्त रहेंगे, तो आपकी साधना इनकम्प्लीट रहेगी। तो ये बहुत जरूरी है कि आपकी साधना फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, क्यों लॉन्ग करना है, लॉन्ग इसीलिए करना है क्योंकि जब आप बहुत समय तक लगातार एक ही चीज प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो आप उस स्थिति में पूरी तरह से स्टैब्लिश हो जाते हैं, दृष्टा भाव में स्टैब्लिश हो जाते हैं। एक निरोधावस्था आ जाती है जहां पर आप चीजों को पूरी तरह से रोक सकते हैं। मतलब और एक इंटेंशन के साथ भी कि मुझे ये चीज नहीं चाहिए, आपको वो चीज आगे बढ़ना चाहिए, उस तरह से आपको बढ़ाना है। अब देखिए, अगर आपको मन की अलग अलग स्थितियों को समझना है तो आपको ये समझना पड़ेगा, हम निरोधावस्था की बात कर रहे हैं, निरोधावस्था, निरोधावस्था में पहुंचिए, चित्त की वृत्तियों को निरोध कीजिए, तब जाके आपको स्वरूप स्थिति मिलेगी। तो मन की या चित्त की अलग अलग स्थितियां क्या हैं? तो पहला है मूढ़। मूढ़ जो चित्त की अवस्था है उसको कहा गया डल पूरी तरह से, जैसा कि एक गधे का दिमाग होता है, सुस्त। उसको कोई भी काम करने के लिए बोलो तो सुस्त रहेगा, डल माइंड, मूढ़ अवस्था, डल माइंड है। तो इस डल माइंड के साथ आप साधना कर सकते हैं क्या? क्या जो भी मैं कहूंगा आप उसको समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। क्षिप्त, अब क्षिप्त जो होता है एक रेस्टलेस दिमाग होता है, जैसे बंदर का दिमाग होता है, किस कभी इस तरफ कभी उस तरफ, कभी चढ़ रहा है पेड़ पे, कभी लटक रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कीप ऑन हॉपिंग। तो क्षिप्तावस्था में क्या होता है, एक जगह पे नहीं बैठ सकता आदमी, भटकता रहता है, भटकता रहता है। तो जब मैं आपको बोलूंगा आंखें बंद कीजिए तो आप आंख खोल के देखेंगे, अरे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो वैसे में आप ध्यान नहीं लगा सकते। और ऐसा दिमाग, दिमाग नहीं मतलब मन जो है वो साधना के लिए अनुकूल नहीं है। और ये भी है कि आप जब साधना करें तो आप केवल साधना करें, दिखाएं नहीं कि आप सबके सामने साधना कर रहे हैं। साधना आपकी अपनी आंतरिक यात्रा है और आंतरिक यात्रा को दिखाने की आवश्यकता नहीं होती। कहीं भी रोड पे बैठ गए आंख बंद करके, तमाशा है ये सब। साधना जो है वो आंतरिक है, अंतर यात्रा है, और उसको केवल आप अपने तक रखें, तमाशा मत करें, क्योंकि वो भी आपके अहंकार को नरिश करता है। अब अगला जो स्थिति है वो है विक्षिप्त अवस्था। तो विक्षिप्त अवस्था जो है वो ओकेशनली स्टडी तो होगा मन, जैसे बटरफ्लाई होता है, रुकता है कुछ समय के लिए और कुछ समय के बाद उड़ता है। तो स्टडीनेस रहेगा मन में, स्टिलनेस होगी, रुकेगा मन, लेकिन वो परमानेंटली नहीं होगा। जो साधना के लिए चाहिए वैसा नहीं होगा। आप शुरुआत मूढ़ अवस्था से आ रहे हैं, लेकिन अभी भी आप उस अवस्था में नहीं है जिसमें आप साधना कर सकें और उसमें आपको सहायता मिल सके। अब अगला जो स्थिति है, जब आप साधना लगातार, क्योंकि जब आप सतुत दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कार से भी तो दृढ़ भूमि की बात करते हैं, तो मूढ़ अवस्था से ही आप शुरू करते हैं, फिर आप विक्षिप्त, क्षिप्त, विक्षिप्त अवस्था से आप
होते हुए एकाग्र अवस्था की तरफ कुछ सालों के बाद एकाग्र होना शुरू होता है मन। एकाग्र जब होने लगेगा मन, तो आप जहां पर भी ध्यान लगाएंगे वहां पर आपका ध्यान लग जाएगा। जब ध्यान लग जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपकी साधना कंप्लीट होने लगेगी। लेकिन ये भी एक वन पॉइंटेड कंसंट्रेशन है जो कभी कभी बीच में ब्रेक हो सकती है, कभी कभी, वेरी रेयर। एकाग्र है बहुत समय तक इसी अवस्था में एक वन पॉइंटेड अवेयरनेस के साथ रह सकती है। तो यहाँ पर जैसे त्राटक हम करते हैं, तो त्राटक में काफी हद तक एकाग्र करने की कोशिश करते हैं और वहां पर ऐसी अवस्था मिल जाती है। लेकिन इसको हम निरोधावस्था के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, जो कि सबसे उत्तम अवस्था है एक मन को निरोध अवस्था में ले जाने के लिए। तो निरोधावस्था में पूरी तरह से फोकस्ड कॉन्सेंट्रेटेड माइंड, बाकी कुछ मन में है ही नहीं। तो जब तक ये अवस्था नहीं आती, जब तक नहीं आती, तब तक आप ये मान के चलिए कि आप कभी भी साधना में आगे बढ़ ही नहीं सकते। आप आगे की चीजें छोड़ दीजिए, आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि बाहर की बात है। पहले ये समझिए कि मन को निरोध कैसे करें। अभ्यास और वैराग्य दोनों को मिलाने के बाद ही आप अपनी साधना को कर सकते हैं। जब तक उस साधना को आप नरिश नहीं करते अपनी डिवोशन से, अपना टाइम नहीं देते उसको, तब तक आप नहीं कह सकते कि आपने साधना की। आप 2 साल करें, 3 साल करें, या फिर कोई डिग्री ही कर लें, वो आपको योगी नहीं बनाती। क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कोई सर्टिफिकेशन नहीं है जो आपको योगी बना दे। आपको हर कोई समझाता है कि ये करने से ये हो जाएगा। प्रैक्टिकली अगर आप चाहते हैं कि वो चीजें हों, तो आपको ये फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो साधना का इंपॉर्टेंस, मन की अलग अलग अवस्थाओं का इंपॉर्टेंस, इन सबको समझने के बाद हम वृत्तियों पे जाएंगे। वृत्तियों को कैसे हमें रोकना है, कैसे निरोधावस्था में पहुंचना है, किस तरीके से हम आगे बढ़ें, इन चीजों को समझेंगे और फिर आगे बढ़ते हुए पंचकोश और बाकी और चीजों को समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को पूरा देखिएगा और जरूर शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।